अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत की सबसे पुरानी चीज़ क्या है, तो ज़्यादातर जवाब होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल या हज़ारों साल पुरानी संस्कृति। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की जो सबसे पुरानी चीज़ है वो ना तो कोई सभ्यता है और ना ही कोई ग्रंथ। वो है हमारी अरावली पर्वतमाला। हम इतिहास को हजारों सालों से मापते आए हैं, लेकिन धरती का इतिहास करोड़ों सालों में लिखा जाता है। और जब समय की उस घड़ी को पीछे घुमाया जाता है तो एक नाम बार बार सामने आता है, अरावली। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अरावली कभी आज के हिमालय जितनी ऊंची थी। करोड़ों सालों में बारिश, हवा और इरोजन ने इसे घिस दिया। ऊंचाई कम हुई, लेकिन सवाल ये है, क्या इसका भी काम खत्म हो गया? असली कहानी तो अब शुरू होती है। अरावली का सबसे बड़ा योगदान थार मरुस्थल को रोकना है। अरावली मानसून की नमी को रोकती है, रेत को आगे बढ़ने नहीं देती और बारिश के पानी को जमीन में उतारती है। अगर अरावली नहीं होती तो जयपुर, अलवर, यहाँ तक कि दिल्ली भी रेगिस्तान का हिस्सा होती। रेगिस्तान को रोकना अरावली का सिर्फ एक काम है, लेकिन पहाड़ तब महान होते हैं जब वो सिर्फ रोकते नहीं बल्कि जिंदगी भी देते हैं। अरावली को सिर्फ अक्सर एक पहाड़ समझ लिया जाता है, लेकिन सच ये है कि अरावली पानी पैदा नहीं करती, अरावली पानी को जिंदा रखती है। अरावली की चट्टानें दिखने में कठोर हैं, लेकिन अंदर से ये एक स्पॉन्ज की तरह काम करती है। इन चट्टानों में क्रैक्स हैं, फॉल्ट्स हैं और पोरस लेयर्स हैं। जब भी बारिश होती है तो पानी बहकर सीधे नदियों में नहीं चला जाता, बल्कि वो पानी धीरे धीरे ज़मीन के अंदर उतरता है। यही प्रोसेस कहलाता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसी वजह से राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर भारत के हजारों गांव सालों तक बिना नदी के भी जिंदा रहे। लूनी, बनास और साबरमती को अक्सर नदियाँ कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि ये नदियाँ नहीं, अरावली का निकला हुआ पानी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट्स में बार बार ये बात सामने आई, जहाँ अरावली इंटैक्ट है वहाँ पर बोरवेल आज भी चलते हैं। जहाँ अरावली टूटी है वहाँ ज़मीन सूख चुकी है। अब सवाल उठता है कि अगर पानी नीचे से खत्म होता है तो ऊपर क्या असर पड़ता है। यहीं से कहानी हवा तक पहुँचती है। तो जब हम कहते हैं वाटर सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो अक्सर लोग सोचते हैं हम बात कर रहे हैं नदियों की, बांध की या फिर ग्लेशियर्स की। लेकिन सच ये है कि वाटर सिस्टम का मतलब पानी का स्रोत नहीं होता, बल्कि वो पूरा सिस्टम होता है जो बारिश को ज़िंदगी में बदल देता है। और उस सिस्टम का सबसे अनदेखा हिस्सा है अरावली। उत्तर भारत का पानी असल में दो हिस्सों में बटा है। एक तरफ है हिमालय जो पानी को पैदा करता है, ग्लेशियर्स, नदियाँ और बर्फ़, इनसे मिलकर वो पानी बनाता है। तो दूसरी तरफ है अरावली जो उस पानी को संभालने लायक बनाती है। अब सोचिए, अगर हिमालय उत्तर भारत का वाटर सोर्स है तो अरावली उत्तर भारत का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो फिर उत्तर भारत में साल भर का जो जीवन है वो कुछ ही महीनों की बारिश पर क्यों टिका होता है? अब सवाल ये है कि जब बारिश होती है तो पानी चला कहाँ जाता है? या तो वो पानी तेजी से बढ़कर समुद्र में चला जाता है या फिर धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चला जाता है, और ये तय करती है अरावली। अरावली की चट्टानें सामान्य पहाड़ों जैसी नहीं है, ये बहुत पुरानी है, अंदर से टूटी हुई है और पोरस है। तो जब बारिश होती है तो पानी सतह पर भागता नहीं, ना ही वो रुकता है, वो रिसता है और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर संग्रहित हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और इसी वजह से राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर भारत के हज़ारों गांव बिना किसी बड़ी नदी के भी सदियों तक जिंदा रह पाए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट्स एक बात साफ करती हैं, जहां अरावली इंटैक्ट है वहां आज भी ग्राउंड वाटर उपलब्ध है, और जहां अरावली टूटी है वहां बोरवेल्स सूख जाते हैं। यानी अरावली टूटी तो पानी नीचे से खत्म। अब बात करते हैं नदियों की। तो लूसी, बनास, साबरमती, ये नदियाँ हिमालय से नहीं आती, ना ही इनका पानी ग्लेशियर से आता है। इनका स्रोत है अरावली से गिरा हुआ बारिश का पानी। इसलिए अरावली नदी तो नहीं है, लेकिन हाँ, नदियों की जननी ज़रूर है। अब ज़रा ये सोचिए, अगर अरावली ख़त्म हो जाए तो क्या होगा?
बारिश का पानी रुकने के बजाय सीधे बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा और बोरवेल्स सूख जाएंगे, खेती भी प्रभावित होगी और लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। और जब पानी खत्म होता है तो असर सिर्फ ज़मीन पर नहीं होता, हवा में भी दिखता है, क्योंकि जब पानी नीचे से खत्म होता है तो ऊपर से हवा भारी होने लगती है। छोटे शब्दों में कहा जाए तो उत्तर भारत में पानी की उपलब्धता इस बात पर निर्भर करती है कि अरावली बारिश को रोक पाती है या फिर नहीं। यहीं से अरावली की कहानी दिल्ली तक पहुंचती है। दिल्ली की हवा को लेकर हमने हर किसी को दोष दिया, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो पराली हो, चाहे वो फैक्ट्रियां हो या फिर मौसम। लेकिन एक नाम हर डिस्कशन से लगभग गायब रहा और वो है अरावली। अरावली दिल्ली और थार मरुस्थल के बीच एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी थी। ये दीवार रेत को रोकती थी, धूल को फिल्टर करती थी और हवा की स्पीड को तोड़ती थी। तो जब अरावली काटी गई तो हुआ क्या? रेत को रास्ता मिला, धूल को स्पीड मिली और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में भी खुलकर कहा गया अरावली का डिस्ट्रक्शन दिल्ली एनसीआर में पर्टिकुलेट पोल्यूशन का एक प्रमुख कारण है। अब आप सोचेंगे कि ये पर्टिकुलेट पोल्यूशन क्या है, तो आसान शब्दों में ये वो जहर है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हर सांस के साथ शरीर के अंदर जमा होता रहता है। PM10 और PM2.5 अचानक नहीं बढ़े। PM10 और PM2.5 हवा में मौजूद वो बारीक कण हैं जो ज़्यादातर सूखी ज़मीन और टूटी हुई पहाड़ियों से उड़कर आते हैं। यहाँ PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, यानी हवा में मौजूद बारीक कण। इसे इस तरह से समझना आसान होगा, जैसे PM10 जो हो गए वो हो गए रेत के छोटे कण और PM2.5 आटे से भी बारीक कण। अब सोचिए, अगर यही कण हवा में तैर रहे हों और आप उन्हें हर सांस के साथ अंदर ले रहे हों तो क्या होगा? अक्सर जब पहाड़ टूटते हैं तो हवा भारी हो जाती है और भारी हवा सांसों पर हमला करती है। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, पोल्यूशन सिर्फ धुआं नहीं होता, पोल्यूशन वो भी होता है जो हवा में टिका रहता है और अरावली उस धूल को टिकने नहीं देती थी। जब अरावली इंटैक्ट थी तो धूल जमीन पर बैठ जाती थी, नमी हमेशा बनी रहती थी और हवा हल्की रहती थी। लेकिन जैसे जैसे अरावली काटी गई, ज़मीन सूखी, नमी घट गई और धूल उड़ने लगी। दिल्ली की हवा यूं ही खराब नहीं हुई, दिल्ली की हवा असहाय हुई और ये नुकसान किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं हुआ, ये कोई मौसमी दुर्घटना भी नहीं थी, ये था एक इकोसिस्टम का धीरे धीरे टूटना। और जब हवा सांस लेने लायक न बचे तो सवाल उठता है, ये सब हुआ कैसे? हवा अपने आप तो खराब नहीं होती, तो उसे खराब किया जाता है। पर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अरावली टूटी कैसे? और जब इस सवाल का जवाब खोजा जाता है तो बार बार एक शब्द सामने आता है और वो है इलीगल माइनिंग। 1990 के बाद भारत में डेवलपमेंट तेज हुआ, शहर फैलने लगे और कंक्रीट की मांग बढ़ी। और हर कंक्रीट सिटी का एक ही रॉ मटेरियल होता है, वो है पत्थर। अरावली पुरानी थी, कमज़ोर दिखती थी और सबसे आसान टारगेट बन गई। इलीगल माइनिंग शुरू हुई, रात में ब्लास्टिंग, दिन में ट्रक्स, पहाड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। सबसे खतरनाक तरीका था डायनामाइट ब्लास्टिंग। जब डायनामाइट फटता है तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटता, ग्राउंड वाटर चैनल्स भी हमेशा के लिए टूट जाते हैं। फॉरेस्ट लैंड को कागजों में नॉन फॉरेस्ट बना दिया गया। ये सब डेवलपमेंट के नाम पर हुआ, लेकिन डेवलपमेंट वो है जो भविष्य बनाए। ये माइनिंग भविष्य खा रही थी। राज्य सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती रही, रिपोर्ट्स बनी, कमेटियां बनी, लेकिन पहाड़ कटते रहे। और जब प्रशासन खामोश हो जाए तो संविधान में एक आखिरी दरवाज़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 2000 के बाद अरावली से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। कोर्ट ने साफ कहा, अरावली कोई लोकल इशू नहीं है, ये भारत की इकोलॉजिकल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माइनिंग पर बैन लगाया, फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया, एनवायरमेंटल क्लियरेंस को अनिवार्य किया। लेकिन कोर्ट ने एक बात और कही,
कानून तभी लागू हो सकता है जब सोसाइटी उसे लागू करे। यही सबसे बड़ा सच सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट पहाड़ बचा सकता है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। जमीन पर उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अरावली बोल नहीं सकती, लेकिन हर ब्लास्ट, हर कटे हुए पहाड़ के साथ एक चेतावनी छोड़ जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री सरकार के खिलाफ नहीं है, ये किसी पार्टी के भी खिलाफ नहीं है। ये सवाल है हम सब के खिलाफ, क्योंकि अरावली अकेले नहीं टूट रही। हमारी हवा, हमारा पानी और हमारा भविष्य उसके साथ टूट रहा है। और सबसे खतरनाक बात, ये नुकसान रिवर्सिबल नहीं है। पेड़ दोबारा लग सकते हैं, नदियाँ भी साफ हो सकती हैं, लेकिन जो पहाड़ अरबों साल में बना, क्या वो वापस लग सकता है? क्या वो वापस से बन सकता है? अरावली कोई पहाड़ नहीं है, ये समय है और हम उसे तोड़ रहे हैं।